सुपरमैन सुपरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो चलो जी, वेलकम 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 टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। मैं हूं आपका सानिध्य सर, इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे सानिध्य सर बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही ज्यादा ना ड्रामेबाज है। कभी सुपरमैन बन गए, कभी मजदूर बन गए, कभी भैया हमने जो है समोसे खा लिए। तो तुम्हें पता है कि भैया सानिध्य सर कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। अभी आज मैं जो लेके आया हूं वो सुपरमैन का कंसेप्ट है। क्यों? देखो कितनी डिमांड है, इतने डिमांड को सप्लाई करने तुम्हारे क्या आ गए, सानिध्य सर आ गए। तो तुम्हारे जो कमेंट्स आते रहते हैं, सर ये वीडियो ला दो, सर ये बता दो, सर मोटिवेट कर दो, सर ये वाला चैप्टर नहीं समझ आ रहा, सर ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, हर एक चीज के लिए मैं वीडियो लाता हूं। और फाइनली हमारा ये करते करते माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर आ गया। क्या नाम है इसका? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले तो कूडोस टू एवरीवन, सब लोगों के लिए ढेर सारी तालियां हो जाए कि आपने हमारा साथ दिया लगातार इस टॉपिक के एंड तक, इस सब्जेक्ट के एंड तक। अभी लेकिन कहानी बाकी है। माइक्रो के साथ हमारी स्टैट्स भी आती है, तो हमने सिर्फ एक हिस्सा खत्म किया है। तो सबसे पहले तो ढेर सारी तालियां उस बात के लिए। दूसरी चीज, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ये लास्ट टॉपिक को, और ये सबसे मीनिंगफुल टॉपिक बनता है। क्यों? उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। अभी तक हमने डिमांड अलग से पढ़ा, सप्लाई अलग से पढ़ा। इनका ना यूज जो है ना बहुत लिमिटेड हो जाता है जब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन असली में जो इसका मीनिंग निकलता है ना, वो मीनिंग इसको साथ में पढ़ के ही निकलता है, और वो चीज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सर एक कंज्यूमर ना कुछ एक कमोडिटी को कंज्यूम करता रहता है, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो ना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है ना ही कम इस्तेमाल करना चाहता है। उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। अगर ज्यादा कर लेगा तो उल्टी हो जाएगी, कम करेगा तो लेगा यार थोड़ा सा और कर लेता हूं। वैसे ही हमने प्रोड्यूसर के साथ भी देखा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने निकाला था कि ना ही उसको कम प्रॉफिट हो, ना ही उसको नुकसान होना चालू हो जाए, पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ऐसा एक पॉइंट। इसी तरह से हम मार्केट का इक्विलिब्रियम भी निकालते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, इजी है, बहुत आसान है, लगता देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो ध्यान से सुनते रहना। चलो जी, चैप्टर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आता है कि भैया मैंने जो आपको बोली कि डिमांड और सप्लाई हमने जो है ना सेपरेटली पढ़ा है। सेपरेटली जब पढ़ते हो तो इसका यूज जो है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको साथ में पढ़ते हो तो आपको ये ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है, ठीक है, ज्यादा यूजफुल लगने लगता है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम निकाल पाते हो मार्केट का, ठीक है। अब सर मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए इसके लिए: डिमांड, सप्लाई और मार्केट का इक्विलिब्रियम। डिमांड आपको पता है क्या होता है, सप्लाई आपको पता है, आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डिमांड आपकी सप्लाई से मीट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। अब विस्तार से इसको समझो, आओ जरा। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड when the quantity demanded of a commodity becomes equal to quantity supplied। मतलब 60 लोग अगर कुछ खरीदने आए हैं और मेरे पास 60 ही प्रोडक्ट हैं सप्लाई करने के लिए, उस पॉइंट को कहते हैं हम मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ आया? अभी इसको मैं और एग्जांपल से, शेड्यूल से और कर्व से समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना। मार्केट डिमांड तुम्हें पता है, मार्केट सप्लाई तुम्हें पता है। जब बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड करें और उन सबकी डिमांड को टोटल कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। और जब मार्केट सप्लाई, जब बहुत सारे सेलर्स बहुत सारी क्वांटिटी को सप्लाई करें और उनकी सप्लाई को टोटल कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट सप्लाई। ध्यान से देख लो, मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। सारे के सारे बायर्स अगर आप उसको इकट्ठा कर लो उनकी डिमांड को, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। ये क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड का, प्राइस अप और प्राइस अप डिमांड नीचे, और इसका क्या होता है? प्राइस अप सप्लाई भी अप, है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए क्या होगा? ये आपको लॉ ऑफ सप्लाई के प्रति ये आपको हमेशा अपवर्ड राइजिंग दिखेगा, ठीक है। मार्केट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ ऑल द कमोडिटीज बाय ऑल द प्रोड्यूसर। कि एक कमोडिटी को जब बहुत सारे लोग टोटल जब इसको सप्लाई करते हैं, उसका इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये शेड्यूल को देखना। तुम्हें पता है प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड गिरती है। देखो अब यहां पे प्राइस जो है ना वो बढ़ रही है, ध्यान से देखते जाना। तो डिमांड क्या होनी चाहिए बेटा? डिमांड गिरनी चाहिए।
हाँ या ना। और सप्लाई क्या होना चाहिए, सप्लाई बढ़ना चाहिए, क्योंकि सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है और प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखो 2 4 6 8 10 प्राइस बढ़ रही है, डिमांड देखो 100 80 60 40 20, देखो ठीक है। अब इधर ही सप्लाई देखोगे 20 40 60 80 100, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। समझ आया। अब सर इसमें इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे बेटा, जिस पॉइंट पे हमारा सारा का सारा क्वांटिटी जो हमने डिमांड करी है विल बी इक्वल टू जितना हम सप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट को कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। जब 6 रुपए की प्राइस पे 60 लोगों ने चॉकलेट मांगी और 60 ही चॉकलेट हमारे पास थी, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। जब मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, दैट इज नोन एज हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। समझ आया। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या बेटा, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर। लेकिन सर इससे ऊपर वाली कंडीशन क्या होती है, इससे नीचे वाली कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना बेटा। होता क्या है, 100 लोग खड़े हुए हैं हमारी दुकान के बाहर कि भैया हमें चॉकलेट दे दो, हमें चॉकलेट दे दो, हमें चॉकलेट दे दो, और हमारे पास कितनी चॉकलेट है, मात्र 20 चॉकलेट है। तो बताओ ज्यादा क्या है, डिमांड ज्यादा है ना, तो क्या बोलोगे, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई, इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। जब ज्यादा लोग खड़े हो दुकान के बाहर और हमारे पास प्रोडक्ट कम हो सप्लाई करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड है। ठीक है। लेकिन इस वाले केस में भी देखोगे तो सेम हो रहा है, 80 लोग खड़े हुए दुकान के बाहर, 40 ही प्रोडक्ट है, आधे ही प्रोडक्ट है, 50% लोगों को ही दे सकते हैं बस, ये भी एक्सेस डिमांड का ही कैटेगरी है। ठीक है। लेकिन अब होता क्या, ध्यान से देखो, 40 लोग खड़े हैं दुकान के बाहर और मेरे पास 80 प्रोडक्ट हैं, मतलब मेरी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। सेम इसमें भी क्या हो रहा है, 20 लोग खड़े दुकान के बाहर लेकिन मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, सप्लाई मेरी ज्यादा है, डिमांड मेरी कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। व्हेन मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई, इसे क्या कहते हो, एक्सेस सप्लाई कहते हो। सिंपल गणित है, देखकर समझ सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, फटाक से चलते हैं। अब देखते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व का जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कैसे निकलता है। ध्यान से देखना, तो ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, अपवर्ड राइजिंग होता है हमारा सप्लाई कर्व। तो ये जो पॉइंट जिस पे मिलता है ना, इस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देसी भाषा में समझाता हूं क्या होता है। एक बार की बार क्या हुआ बेटा, मम्मी मेरी ना मार्केट गई हुई थी, मैं उनके साथ गया हुआ था, तो मम्मी ने बोला भैया ये आपकी जो चप्पल है वो कितने की थी, तो उन्होंने बोला मैडम ये 800 रुपए की चप्पल है ना। मम्मी ने देखा 800 रुपए, मुड़ के चली गई, है ना। वो ना, अरे दीदी रुको तो, ये देखो ऐसे दिखाने लगा, ये देखो मैडम मूर्ति भी है, ये टूटेगी नहीं, मस्त बढ़िया 800 रुपए की है। बोलते 800 की नहीं है, आपको देना है तो 50-60 रुपए की लगा फटाक से, है ना। बोलते 50, इतनी तो लागत ही नहीं, ठीक है मैडम जाने दो। मम्मी फिर चली गई, बोलते अरे दीदी रुको, 400 दोगी है, 400 नहीं 60 रुपए। और मैं देख रहा हूं इन दोनों की बार्गेनिंग। वो वहां से चला, दीदी इतनी तो लागत, 300 दे दो, चलो 300 दे दो। वो नहीं 70 रुपए नहीं, दीदी 200 तो दे दो, नहीं 75 रुपए, दीदी 120 80, चलो ठीक है डील डन। ये लो भैया 80 रुपए में चप्पल खरीद लाई यार, वो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तो बेसिकली आपने देखा कैसे दोनों अग्री किए ना एक बात पे, डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला दोनों ने एक प्राइस का डिफरेंस लेके आया, और ये चलते दोनों एक प्राइस पे अग्री करे, उसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। वैसे ही चलता है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस कैसा चल रहा था, डिमांड सप्लाई कैसा चल रहा था, इसी का ही खेल है। क्लियर। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। 6 रुपए पे था, यहां पे भी देखो 6 रुपए पे 60 लोगों ने क्वांटिटी मांगी, 60 लोगों ने ही सप्लाई कर दिया, 60 ही प्रोडक्ट सप्लाई हुए, तो क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। देखो 60 पे हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है, बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो जी अब देखते हैं कि भैया हमारा जो 6 रुपए से प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया 6 रुपए ही हमने इक्विलिब्रियम क्यों किया। अगर 6 रुपए से बढ़ गई प्राइस तो क्या होगा, 6 रुपए से कम हो गई तो क्या होगा। ध्यान से देखो, एनी प्राइस अबव 6,
₹6 से ऊपर कोई भी प्राइस हो, वो कैसी कंडीशन मानी जाएगी? वो एक्सेस सप्लाई मानी जाएगी। एक्सेस सप्लाई क्यों भैया? लोग अगर प्राइसेस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो गई लेकिन लोगों ने तो सप्लाई कर रखा है ना, इसीलिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये केस होगा पता है क्या इसमें? इसमें होगा ये कि भैया सेलर्स जो है ना, उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। सर सेलर्स के बीच में क्यों कंपटीशन होगा? अब ध्यान से देखो, डिमांड कम हो गई प्राइस के बढ़ने से, ₹6 के ऊपर बढ़ गई, मतलब 8 या ₹10 हो गई। जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई तो बढ़ी रही है प्राइस के बढ़ने से, तो एक्सेस सप्लाई हो गया। मतलब जहां पर दुकान के बाहर एक मार्केट में मात्र 20 ही कस्टमर्स हैं लेकिन 100 दुकानें हैं, तो आपस में कंपटीशन हो गया ना कि मुझसे प्रोडक्ट ले लो, मुझसे प्रोडक्ट ले लो, मुझसे प्रोडक्ट ले लो। उससे होगा क्या कि भैया 20 लोग हैं लेकिन 100 दुकानें, तो हर कोई चाहता है कि मुझसे ही प्रोडक्ट लिया जाए, किसी और से नहीं, तो इसमें कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन वहीं ₹6 से अगर प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड वाला सिनेरियो। एक्सेस डिमांड मतलब मार्केट में 1000 कस्टमर हैं और दुकानें मात्र 5 दुकानें हैं, तो हर कस्टमर चाहता है कि मैं प्रोडक्ट ले लूं, तो वो क्या करेंगे? वो इवन प्राइसेस हायर करने के लिए भी रेडी है कि भैया तुम तो बस मुझे प्रोडक्ट दे दो, तुम मुझसे भले एक्स्ट्रा पैसे ले लो, भले मुझसे ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, इसको कहते हैं भैया, इस वजह से हमारा 6 जो प्राइस होता है, ना ही इससे ऊपर बढ़ा सकते हैं ना ही इससे कम कर सकते हैं। ₹6 इज परफेक्ट, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर जाती हैं। क्लियर है? समझ आया? फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। फिर चलते हैं आगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख सकते हो, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसे पूछता नहीं है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम के परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? 2-3 चीजें देख सकते हो। देखो, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। इंडस्ट्री सेट करता है प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं, वो फर्म्स अपनी प्राइस नहीं बना सकती, जो मार्केट ऑफर कर रहा होगा, जो इंडस्ट्री ने सेट किया होगा, सिर्फ वही कर सकते हैं। क्लियर? ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में, लंबे समय में आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान के पास सेम प्रोडक्ट है, हर इंसान के पास प्रोडक्ट फिक्स है और फिक्स प्राइसिंग है उसकी, क्योंकि इंडस्ट्री ने सेट किया है। तो जब सामने वाला, बगल वाला भी मेरा ₹10 में प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट, और मैं भी ₹10 में ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो कैसे मैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूं? उतना ही तो कमा पाऊंगा ना जितना ये कमा रहा है। ठीक है, फिर अब देखो, प्राइस मैकेनिज्म भी होता है इसके अंदर। इसमें बोथ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करता है। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई मिल जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस पर मिल जाए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप यहां पे इंपॉर्टेंट कंसिडर करके इसके पॉइंट्स देख सकते हो। क्लियर है? चलो जी, अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट में। हमने वो जो पॉइंट पढ़ा था, अच्छा तुम ये चीज देखो, मैंने तुम्हें अभी ये जो पढ़ाया ना, रुक जाओ, कहां गया ये रहा, हाँ चलो अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें ये जो पॉइंट पढ़ाया चार्ट में, इसमें तुम नीचे देखो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भी था। अब मैं इसको इंडिविजुअली तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है? अब बेटा यहां पे देखो कितने 14 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरे भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन। मैं लेके आया, मेरी मम्मी ने मुझे चॉकलेट दी और मैं खा ही रहा था कि आगे चलो भैया भैया मेरे को भी, भैया भैया मेरे को। मैंने बोला 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, मेरे पे सिर्फ एक ही चॉकलेट है, तुम 14 लोग हो, तो मैं कैसे सप्लाई करूं तुम्हें? इतने लोगों की डिमांड हो रही है। वो आपस में पता है क्या करने लग गए? आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए कि जो लास्ट में जिंदा बचा उसकी है चॉकलेट। एक ने एक के बाल खींच दिए, एक ने उठा के उसको सुपलेक्स मार दी, एक ने भैया WWE करके भैया उसको F5 एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार दिया, एक ने RKO मार दिया, एक उठा के किसी को छत से फेंक दिया। करते 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 भैया एक आध आदमी बचता है, तो उसको मैंने फिर ये प्रोवाइड किया। तो बेसिकली तुम समझ क्या रहे हो? डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई इतनी कम, इसी बात को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, और कुछ भी नहीं है। Excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than the quantity supplied at the prevailing market price. उसे कहते हैं हम क्या? हमारी एक्सेस डिमांड। जब आपकी डिमांड ज्यादा हो, आपकी सप्लाई से, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, उसे कहते हैं हम एक्सेस डिमांड कंडीशन। तुम ग्राफ पर देख सकते हो, यहां पे देखो तुम लोग क्या दे रहे हो, ये सप्लाई कितनी होगी? मान लो सप्लाई 1 है, तुम्हें डिमांड दिख रही है, डिमांड कितनी होगी? मान लो 10 है, तो 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट 1 है, तो तुम्हें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि क्या है, ये हमारा एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो एक्सेस सप्लाई में क्या होता है? हमारे पास चॉकलेट बहुत है और बच्ची एक ही है, मेरी छोटी एक बहन है मान लो,
ये छोटी बहन को मैंने बोला तो जो चाहिए वो ले ले, जितना खाना है चॉकलेट खा। अब जब मैंने उसको ये बोल दिया ना जितना खाना है खा, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकती है पर ये खत्म नहीं कर पाएगी। उससे होगा क्या, एक्सेस सप्लाई है, बहुत प्रोडक्ट है मेरे पास लेकिन खाने वाले बहुत कम है। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, उसे कहते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। देखो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से आप कह सकते हो कि भैया एक्सेस सप्लाई का केस है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, विएबल इंडस्ट्री और नॉन विएबल इंडस्ट्री। विएबल इंडस्ट्री का जो कर्व है, दोनों मार्केट और सप्लाई कर्व है, वो पॉजिटिव एक्सिस पे मिलता है, जैसे कि ये नॉर्मल होता है। नॉन विएबल इंडस्ट्री जो होती है, इसका सप्लाई और डिमांड कर्व कभी भी पॉजिटिव एक्सिस पे नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। देखो ये पीछे हो रहा है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्सिस, इसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्सिस पे कभी नहीं मिलता है ये क्या होते हैं सर, विएबल और नॉन विएबल। विएबल बोलते हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नॉन विएबल मतलब जो कि इम्प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल मुश्किल होता है। जैसे कि ये हो गया आपका नॉर्मल इंडस्ट्री, कोई भी चीज को आप डिमांड एंड सप्लाई कर सको, नॉर्मल किसी इंडस्ट्री की बात करो। ये जैसे कि एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट बेटा एक ऐसी चीज है जो कि यहां पे बनना ना मुश्किल होती है, आप बाहर इंडिया में बन रहा है मुश्किल है। ऐसी नॉन विएबल इंडस्ट्री की बात होती है जहां पे सप्लाई और डिमांड बहुत ही डिफरेंट है, आप लोग बाहर से डिपेंडेंट हो इन सब चीजों के लिए, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं। नॉर्मली जो चीज यहां पे बन सकती है उनकी बात करें, चॉकलेट वॉकलेट की बात करो तो ये विएबल इंडस्ट्री के अंदर का पार्ट होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तुम लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने जब डिमांड और सप्लाई अलग अलग पढ़ा तो हमें पता था कि डिमांड भी बदलती है और सप्लाई भी बदलती है कुछ कुछ चीजों के चेंज होने पर, हाँ या ना। डिमांड और सप्लाई जब मीट करता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, जब डिमांड बदलेगा, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, जब ऐसा होगा तो क्या इक्विलिब्रियम भी चेंज होने वाला है? होगा तो कितना होगा, उन सब के बारे में बातें अभी यहां करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एज डिस्कस्ड हम लोगों ने देखा है कि भैया क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जब बराबर हो जाती है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन जैसे ही चेंज होगा तो वो कैसा शिफ्ट की वजह से हमें कैसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या चेंज होने वाली है, क्या बदलने वाली है? तो बल्कि बिल्कुल बदलेंगी, तो उन सब चीजों के बारे में बात करनी है। अब पहले ये समझ लो चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के रीजंस क्या क्या है, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि सर चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के वन शॉट्स डले हैं चैनल पे, उसको जाकर देखो। अगर उसको देख लोगे तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा इसमें बहुत सारे आपको ग्राफ दिखने वाले हैं अभी, तो घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, किसी चीज को डिफिकल्ट लगाकर घुसते हो तो लगता है डिफिकल्ट है, जबकि चुल्लू भर चीज नहीं है। ठीक है, कसम से बता रहा हूं, चुल्लू भर चीज नहीं है। तुम देखोगे तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड या सप्लाई का खेल तुम्हें पता है तो पहले वीडियो में देख चुके हो तो ठीक है, नहीं भी देखे होंगे तो भी मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यह समझ आ जाए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ध्यान से देखना, डिमांड कर्व कब चेंज होता है? जब पॉपुलेशन बदल जाए, एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में प्राइसेस है उनमें कोई चेंज हो, आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड में की प्राइस में कोई चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट गुड में कोई चेंज हो जाए, इनकम में बदलाव आ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाए लोगों का। ठीक है, सप्लाई कब चेंज होता है भैया? प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कुछ हो जाए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लागत जो होती है उसमें कुछ चेंज हो जाए, टैक्सेशन पॉलिसी बदल जाए, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाए, कम हो जाए, गोल फर्म का चेंज हो जाए, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन जो प्राइसेस है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए। ऐसे कुछ रीजनों की वजह से डिमांड और सप्लाई बदलती है। अब ध्यान से देखो इस चार्ट को, इस चार्ट का लोगे तुम स्क्रीनशॉट और इसके बाद में तुम्हें समझाता हूं कि कैसे वर्क करेगी। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखो, हमारे पास डिमांड और सप्लाई जब चेंज हो रही है तो हमारे पास कुछ चार कैटेगरी है कब ये चेंज हो रहा है। एक तो सिंपल, जब सिर्फ डिमांड बदल रहा हो, ठीक है, तब देखेंगे या तो डिमांड बढ़ेगी या तो कम होगी, एक सिंपल केस है। उसका ही दूसरा बहुत सिंपल केस है, जब सप्लाई चेंज हो रही हो, डिमांड नहीं बदल रही है, तो मतलब या तो सप्लाई बढ़ेगी या तो सप्लाई कम होगी, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। जब डिमांड भी चेंज हो रही है और सप्लाई भी चेंज हो रही है, अब इसके केसेस देखो, जब दोनों कम हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, जब दोनों बढ़ रहे हो, जब एक कम हो रहा हो एक बढ़ रहा हो, जब दूसरा बढ़ रहा हो और पहला वाला कम हो रहा हो,
ऐसे केसेस को हम यहां पर जज करने वाले हैं, और कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिनको आप एक नजर मार सकते हो। क्लियर है? ध्यान से देखना अब इसको, पूरी चीज को। इसमें से आपका पेपर आएगा, नंबर बनेगा, और इसमें से क्या होने वाला है, कैसे लिखोगे, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले समझेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तुम्हें यह पता है, पहले मैं यही समझा देता हूं। डिमांड कर्व हमारा कुछ इस तरीके से बनता है ना? इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं तुम्हें रेड कलर से डिक्रीज इन डिमांड दिखाता हूं, ये तुम्हारा डिक्रीज इन डिमांड होगा, हाँ या ना? डिमांड कर्व तुम्हारा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, ये इंक्रीज है। लेफ्ट वाला लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है? सप्लाई कैसा होता है बेटा, तुम्हें बता देता हूं। हमारा अपवर्ड राइजिंग होता है, ये रहा सप्लाई कर्व हमारा। ठीक है? ये देखो, ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये इंक्रीज इन सप्लाई है तुम्हारा। अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये क्या है बेटा, डिक्रीज इन सप्लाई है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है? ऐसे केसेस को यहां पे समझना है, ध्यान से देखना यहां पर। चलो, इंक्रीज इन डिमांड में तुम यहां जानते हो कि सर ये डिमांड कर्व है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड है। तो देखो क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई। ठीक है? प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। जैसे ही तुम्हारी डिमांड बढ़ी है, इंक्रीज इन डिमांड आया है, कोई भी चीज चेंज होने के चक्कर में, तो प्राइस भी बढ़ गई और डिमांड भी की क्वांटिटी भी बढ़ गई। समझ आया? तो देखो, इक्विलिब्रियम पहला वाला कहां था, इस पॉइंट में था, अब शिफ्ट होके कहां हो जाएगा, इस पे, क्योंकि सप्लाई कर्व हमारा एक ही है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, सप्लाई नहीं। तो सप्लाई कर्व ये है, डिमांड कर्व ये था, अब शिफ्ट हो गया तो तुम्हारा ये चेंज हो गया, यहां से यहां पहुंच गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। क्लियर है? मतलब प्राइस भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। सेम केस में जब डिक्रीज इन डिमांड होता है तो भैया पहले डिमांड ऐसी थी, सप्लाई ऐसी थी। अब इन डिक्रीज में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो जब लेफ्ट की तरफ हुआ, सप्लाई तो चेंज नहीं हो रही, मैंने अभी बताया। इस वाले केस में देखो सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, ये सेम ऐसी है, इधर भी सेम ऐसी है। अब यहां देखो, यहां पे सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड कम हो गई, लेफ्ट की तरफ आ गई, ये देखो डॉटेड लाइन आ गया। पहले इक्विलिब्रियम में ये था, अब जब नया तुम्हें इक्विलिब्रियम मिला है तो प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई। तो मतलब ये तुम्हें जो इक्विलिब्रियम नया वाला मिल रहा है वो तुम्हें कम मिल रहा है। ठीक है? समझ आया? अब सर इसको एक्सप्लेन करना कैसे होगा, तुम बस पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते जाना ग्राफ को। फर्स्ट, द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व मेट एट पॉइंट ई। ठीक है? अब जैसे ही व्हेन डिमांड इंक्रीज्ड, इट शिफ्टेड टू राइटवर्ड शिफ्टेड, तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, हेंस दैट, सो हुआ क्या, प्राइस इंक्रीज्ड, द न्यू इक्विलिब्रियम वाज E1, द प्राइस इंक्रीज्ड एंड द क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज्ड। ऐसे करके जब आप लिखोगे तो आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको बस एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है, कि भैया चेंज की वजह से आपको क्या देखने को मिला है। क्लियर है? अब तुमने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड देख लिया, चेंज इन डिमांड का पॉइंट देख लिया, अब फटाक से चेंज इन सप्लाई भी देख लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, तुम्हें चाहिए तो ले लिया। फटाक से देखो इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो डिमांड में अभी तक चेंज हो रहा था, अब किस में होगा, सप्लाई में। सप्लाई अभी स्टेबल था ना, अब डिमांड स्टेबल रहेगा। तो सप्लाई में देखो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो मतलब डिक्रीज हो गया। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, देख लो, ठीक है। अब देखो इससे हो क्या रहा है, नया पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था, नया वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इससे क्या पता चल रहा है, हमारा E1 पता चल रहा है। देखो पहले ये था और ये था, ऐसे करके नॉर्मली था। अब मैं तुम्हें नया वाला दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं सप्लाई बढ़ गई, ये देखो ये तुम्हारा डिमांड है, ये तुम्हारी सप्लाई है, ये सप्लाई तुम्हारी S1 हो गई, ये शिफ्ट हो गया। तो पुराना वाला पॉइंट ये था, नया वाला पॉइंट ये न्यू इक्विलिब्रियम है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड है। तो देखो इससे क्या पता चल रहा है, इससे तुम्हारी प्राइस कम हो गई, ये देखो प्राइस गिर गई। और देखो यहां पे क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई भाई साहब। क्वांटिटी आपकी पहले ये थी, अब ये हो गई, तो क्वांटिटी में आपको इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है, समझ आया। इसी प्रकार तुम देखो तो इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब तुम इधर ही जाओगे तो तुम्हें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट तुम देखोगे तो इससे प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी तुम्हारी कम हो गई,
ठीक है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। कैसे? देखो, ये इक्विलिब्रियम प्राइस पुराना था, ये नया है, तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा चेंज, ये चेंज तुम्हें देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है। पहले ये वाली क्वांटिटी लेते थे, अब ये वाली लेने लग जाएंगे, और प्राइस पहले ये देते थे, अब ये देने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ चीजों का आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और तुम्हें सिर्फ ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तुम्हें अपने आप चीजें मिल जाएंगी। तुम ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो बस, तुम्हें हमेशा अपने आप चीजें मिल जाएंगी। अब सारे केसेस देखते जाओ, सारे केसेस देखते जाओ, फटाक फटाक से बता रहा हूं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इजी पॉइंट्स है। अब देखो, तीन तरह के चेंजेस होते हैं, एक बराबर चेंज, एक में चेंज ज्यादा है, एक में चेंज कम है, फिर पहले वाले में चेंज ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। देखो ध्यान से, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई शुड डिक्रीज, दोनों आपके कम होने चाहिए। तो भैया देखो, डिमांड तो जो होता है ना वो ऐसे कम होता है, ठीक है, और सप्लाई जो है वो ऐसे कम होता है। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्लियर? पर ये देखो, जितना डिमांड कम हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, इसलिए बीच में इक्वल टू बनाया, इसलिए बीच में इक्वल टू बनाया। इस वाले केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड ज्यादा कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो आपको ये वाला साइन देखने को मिला। इसमें देखो, डिमांड कम डिक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो आपको ये तीन केसेस देखने को मिलेंगे। देखो, बराबर हो रहा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों लेफ्टवर्ड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कैसा है। अब देखो, इसको मैं एक और अगर तरीके से तुम्हें समझाऊं तो ये बोल सकता हूं भैया ये डिमांड है, ये तुम्हारा सप्लाई है, ये डिमांड, ये सप्लाई। अब होगा क्या इसमें, अगर मैं तुम्हें फटाक से बताऊं तो ये देखो, अब डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हां ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इधर देखो, इधर भी तुम्हें देखने को मिलेगा, ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही है हमारा। ठीक है, ये भी क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही है। तो ये देखो, नया पॉइंट तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर? क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये प्राइस सेम है, इसमें प्राइस सेम हो रही है, क्यों, बराबर चेंज है ना। ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों तुम्हें बराबर देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि बराबर चेंज है ना, बराबर चेंज, डिक्रीज भी, डिमांड भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है और बराबर हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें ये चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन तुम देखो, डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, तो देखो तुम डिमांड का देखो गैप कितना बड़ा है, कितना कम हो रहा है, सप्लाई का देखो कितना छोटा सा है, सप्लाई का देखो कितना छोटा सा है। इस वजह से होगा क्या, तुम्हें प्राइस भी कम देखने को मिलेगी और क्वांटिटी में भी डिफरेंस तुम्हें काफी कम मिलेगा, कि प्राइस भी कम हो रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है, लेकिन प्राइस कम हो रही, क्वांटिटी ज्यादा कम हो रही है। समझ आया? ऐसा तुम्हें पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर यहां पर देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तुम्हारा बोल रहा है कि भैया डिमांड जो है वो कम हो रही है और जो सप्लाई है वो ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे कि भैया प्राइस बढ़ गई लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा ही कम हो रही है। यहां पे देखो, डिमांड कम हो रहा है लेकिन सप्लाई कितना कम हो रहा है, कितनी चीजें कम हो गई, सप्लाई बहुत गिर गई और डिमांड जो है वो थोड़ी कम गिरी। ये एक ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसी का भाई वाला केस, इसी का भाई वाला केस देख लो, इसी का भाई वाला केस है कि भैया यहां पे बराबर इंक्रीज इन डिमांड बराबर है इंक्रीज इन सप्लाई से, फिर आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, फिर डिमांड कम बढ़ रही है सप्लाई से। दोनों के केसेस देख लो, यहां पे तो मैं समझा देता हूं। देखो, ये रहा आपका डिमांड एंड सप्लाई, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई। अब ध्यान से देखना, इधर आप देखोगे तो भैया डिमांड कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई कैसे बढ़ रहा है भैया, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इधर भी देखोगे तो क्या हो रहा है भैया, प्राइस आपकी फिक्स्ड है, क्योंकि बराबर चेंज है ना, जितना आपकी डिमांड बढ़ रही है उतनी आपकी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां देखो क्या देखने को मिला, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है दोनों जगह पे। आपको क्या देखने को मिल रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट। इस वजह से आपकी जो प्राइस है, नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, वो आपको देखो कैसा मिल रहा है। ये देखो, दोनों सेम ही प्राइस पे हैं लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी पे हैं। क्वांटिटी यहां पे बढ़ जाएगी क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। जब हमारे पास लोग ज्यादा आए, मान लो पहले 80 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास और 80 ही लोग आए थे खरीदने के लिए, अब डिमांड बढ़ गई, 80 से 100 लोग आ गए लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट भी बढ़ गए, 100 ही हमारे पास सप्लाई हो गई। तो इस वजह से प्राइस तो सेम है
लेकिन हमने क्वांटिटी भी ज्यादा बेची और लोग भी क्वांटिटी ज्यादा लेने आए, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल चेंज कह रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, यहां पे हम बोल रहे हैं भैया कि इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से। अब इंक्रीज इन डिमांड देखो कितना ज्यादा चेंज है, इंक्रीज इन सप्लाई देखो कितना सा चेंज है। इस वजह से हो क्या रहा है, आपको प्राइस ज्यादा देखने को मिल रही है और क्वांटिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये वाला पॉइंट पहले इक्विलिब्रियम था, अब ये हो गया, आपको बहुत ही शिफ्ट दिखेगा यहां पे, ठीक है। यहां पर देखो सिंपल केस, इंक्रीज इन डिमांड कम है, इंक्रीज इन सप्लाई बहुत ज्यादा है। इससे क्या हो रहा है, प्राइस कम दिख रही है, क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है। समझ आया, हाँ या ना? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरे केस पे चलेंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बहुत सारे इसमें कर्व है, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी जल्दी जल्दी बताता हूं, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी तक हम देख रहे थे कि डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, और डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, इक्वली भी चेंज हो रहा है, मतलब जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई बढ़ रहा है, जितना ही डिमांड कम हो रहा है उतना ही सप्लाई कम हो रहा है। और कम ज्यादा भी देखा कि डिमांड कम हो गया, सप्लाई कम हुआ, है ना। पर ज्यादा कम कौन हुआ, डिमांड हो गया, कम कम कौन हुआ, सप्लाई हुआ। ये वाला भी हमने देखा। अभी हमें ऑपोजिट देखना पड़ेगा कि डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है। ध्यान से देखो, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब ऐसे चेंज में क्या देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम कहां पर होगा उसको चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। जब डिमांड कम हुई सप्लाई बढ़ गई, तो हमें यह पता चल रहा है कि भैया जो नया आपका जो पॉइंट आया है वो ये रहा, पुराना पॉइंट ये था। सेम क्वांटिटी दे रहे हो आप, क्या सेम क्वांटिटी, सेम ही क्वांटिटी हो रही है। देखो ना, ये रहा डिमांड और ये आपका कम हुई डिमांड, ये आपकी बढ़ गई है सप्लाई। देखो ये आपको सेम क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है, सेम ही क्वांटिटी देगा आपको, ठीक है। इससे हो क्या रहा है, आपकी प्राइस तो बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी सेम है। क्यों, बराबर चेंज है ना, जितना मतलब 50% अगर डिमांड कम हुई तो 50% ही सप्लाई बढ़ गई, इस वजह से क्वांटिटी सेम है। क्लियर। इसमें देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंस दिखने वाला है, भैया सप्लाई बढ़ी लेकिन बहुत कम, बहुत कम सप्लाई बढ़ी लेकिन बहुत कम, और डिमांड तो बहुत ज्यादा गिर गई भाई साहब, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई। इस वजह से हमें ये जो नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है, सॉरी ये कहां गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, है ना, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, ये वाला, हाँ ये नया इक्विलिब्रियम जो पॉइंट मिल रहा है, इसमें प्राइस कम हो गई और आपकी क्वांटिटी भी कम हो गई। इसमें देखोगे तो आपकी डिमांड कम है, डिमांड आपकी कम हुई और सप्लाई ज्यादा बढ़ गई। इसमें सप्लाई कम बढ़ी थी, डिमांड कम हुई थी, यहां पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इससे आपको देखो प्राइस तो कम हुई लेकिन इस बार क्वांटिटी बढ़ गई। पहली वाली में क्वांटिटी कम हुई थी, इस वाली में क्वांटिटी आपको ज्यादा बढ़ी हुई दिखने वाली है। सेम केस में आप देख लो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। सेम केस में बस उल्टा कर दो, पिछले वाले में डिमांड को कम किया था, सप्लाई को बढ़ाया था, इस वाले में डिमांड को बढ़ा दो, सप्लाई को कम कर दो, सेम सा ही केस देखने को मिलेगा, दोनों में कोई चेंज नहीं है। देखो बस ये क्या हो रहा है, इसमें प्राइस बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा था, प्राइस आपका इसमें, ये देखो इसमें प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है आपका प्राइस, ये देखो इसमें प्राइस आपका कम हो रहा था, सॉरी इसमें क्या हो रहा था, प्राइस आपका कम हो रहा था। अरे मिर्जा बाबूराम, ओए होए, हाँ ये देखो इसमें आपका प्राइस कम हो रहा था, इसमें आपका प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी दोनों सेम है, ठीक है, क्वांटिटी दोनों सेम रहेगी। इसमें क्या हो रहा है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। देखो ज्यादा आपकी बढ़ी है डिमांड, सप्लाई कम हुई है, इसकी वजह से आपको क्वांटिटी बढ़ी हुई दिख रही है और प्राइस भी बढ़ी हुई दिख रही है। जब आपकी डिमांड जो है वो कम बढ़ रही है लेकिन सप्लाई ज्यादा कम हो गई, इस वजह से आपको क्वांटिटी कम देखने को मिलेगी और प्राइस तो बढ़ ही रही है। क्लियर है, चलो जी इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्पेशल केसेस में चलेंगे। चलो बेटा फटाक से ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो अब आ रहा है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी के बेसिस पे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या आने वाला है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फटाक से देखो, देखो चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो अपना क्या होने वाला है, चेंज इन डिमांड कैसा होगा। देखो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब इंक्रीज इन डिमांड बता रहा है, हाँ या ना। प्राइस देखो सेम है दोनों पॉइंट पे, ये पुराना इलास्टिसिटी है, नया इलास्टिसिटी, तो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी में चेंज नहीं है, किस में चेंज है, क्वांटिटी
प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज दिख रहा है तुम्हें। देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई जब डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई कर्व जब आपका परफेक्टली इलास्टिक था। यहां देखो जब डिमांड कम हो गई तो देखो प्राइस तो सेम है, दोनों इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां पे दिख रही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम हो गई। क्या हो गई? क्वांटिटी कम हो गई। तो समझ आया, एक में क्वांटिटी बढ़ गई जब चेंज इन या इंक्रीज इन डिमांड था, डिक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी आपकी कम हो गई। यहां पर देखो अब दूसरा केस क्या है? चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में चेंज हो रहा है जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो। अब ध्यान से देखना, यहां पर देखोगे तुम तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि भैया प्राइस आपकी सेम है, तुम्हें सप्लाई में चेंज दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट है, तो प्राइस तुम्हारी देखो इक्विलिब्रियम प्राइस तुम्हारा चेंज हुआ, ठीक है? नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस में तुम्हें चेंज दिख रहा है क्या? पर क्वांटिटी बदल गई, क्वांटिटी बदल गई। देखो प्राइस उतनी है, क्वांटिटी बदल गई, बढ़ गई क्वांटिटी सप्लाई के बढ़ने से। यहां पर देखोगे आपकी क्वांटिटी कम हो गई सप्लाई के कम होने से। लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, हाँ या ना? समझ आया? चलो जी, वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब परफेक्टली इनइलास्टिक है क्या हमारा सप्लाई, तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक में देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर देखो अपना ये प्राइस बदल रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है डिमांड का। डिमांड जैसे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमें प्राइस बढ़ती हुई दिखी लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। यहां पे प्राइस गिरती हुई दिखेगी डिक्रीज इन डिमांड में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस कम हो रही, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। सेम वे यहां पे क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है तुमको, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? भैया प्राइस आपकी बढ़ रही है, ठीक है, सॉरी प्राइस आपकी कम हो रही है, सॉरी प्राइस आपकी कम हो रही है, आपका सप्लाई जो है बढ़ रहा है और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। जब आपकी डिक्रीज इन सप्लाई होता है और डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो आपकी प्राइस बढ़ती है और आपका सप्लाई कम होता है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। समझ आया बेटा? सिर्फ और सिर्फ जब आप ड्रॉ करोगे ना तभी आपको ये समझ आने वाला है। और अगर आपने पहले पढ़ चुका है चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई तो आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। क्लियर? नहीं देखा है तो डिमांड और सप्लाई के अंदर जाकर उसका लॉजिक चेक कर लेना प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये दो बहुत ही प्यारे टूल्स हैं। अब क्या होता है कई बार मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अंदर ना कई बार कुछ ऐसी प्राइसेस फिक्स हो जाती हैं जो कि गरीबों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और कई बार प्रोड्यूसर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये दो कंसेप्ट है, एक है प्राइस सीलिंग और एक है प्राइस फ्लोरिंग। अब बताओ फ्लोर प्राइस और ये प्राइस सीलिंग का अंतर क्या है? ध्यान से देखना, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी कहा जाता है और सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ध्यान से देखना, price ceiling refers to fixing the maximum price of a commodity at a level lower than the equilibrium price. इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर सेट करते हैं इसको। क्यों? अब होता क्या है कई बार आपकी डिमांड और सप्लाई की वजह से जो इक्विलिब्रियम आया है वो कई बार इतना आ जाता है जिस वजह से गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं पाता। मतलब मान लो ये प्राइस 100 रुपए है 1 किलो चावल की, 1 किलो राइस की, ठीक है, 1 किलो राइस 100 के रुपए का होगा। बेटा 100 रुपए डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपका 100 रुपए इक्विलिब्रियम आया है। आप बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो दिन की तो 500 रुपए 400 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी लेते हैं, उसमें से 100 रुपए के तो चावल आ जाएंगे। तो 100 रुपए के चावल तो घर कैसे चलाएगा आदमी? रहना खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, कितनी सारी चीजें होंगी, ऐसे आदमी भूखा मर जाएगा। इस वजह से सरकार आती है अंदर और सरकार एक इनिशिएटिव लेती है कि भैया सुनो, जबरन के तुम कुछ भी प्राइसेस मत चार्ज करो, इसको कर दो थोड़ा सा शॉर्ट, इसको कम कर दो। क्यों? जिससे कि भैया गरीब आदमी भी खा सके। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती? ध्यान से देखो, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर। प्राइस सीलिंग प्रिवेंट्स प्राइसेस फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली हाई, कि बहुत ही ज्यादा हाई होने से रोकता है ये। मेकिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मोर अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ स्केर्सिटी। जब कमी होती है ना सामान की तो चीजें महंगी पड़ जाती हैं। ऐसे टाइम पर प्राइस सीलिंग काम आता है कि भैया कोई भी चीज महंगी होगी लेकिन स्टिल नेसेसिटी, जो जीवन जीने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, सामान है, वो आपको कमी प्राइस पे मिले। तो इसलिए प्राइस सीलिंग आपको कंसेप्ट यूज किया जाता है, टूल यूज किया जाता है सरकार द्वारा। प्रिवेंट्स प्राइस गॉगिंग।
प्राइस गॉगिंग क्या है, ध्यान से देखो, प्राइस सीलिंग आर एन इफेक्टिव टूल टू प्रिवेंट प्राइस गॉगिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में क्या होता है, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ऐसे टाइम पे क्या नेसेसरी जो आइटम्स होते हैं ये बहुत महंगे हो जाते हैं, पानी की बोतल भी बहुत महंगी हो जाती है जब अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे ये प्राइस सीलिंग जैसे कंसेप्ट जो होते हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी आपको एक्सेसिबल हो, कि आप जो पानी हो, खाना पीना हो, ये कुछ बेसिक चीज जो जीवन जीने के लिए है वो भी आपको अफोर्डेबल प्राइस पर ही मिले। अब इसके पता है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब आप प्राइसेस कम कर देते हो ना मार्केट के अंदर से। जैसे मान लो मार्केट बोल रहा है कि भैया 100 रुपए में भी हम चावल ले लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तुम 100 नहीं, तुम 40 में ही बेचोगे, 40 रुपए पर केजी ही बेचोगे। तो लोग क्या करने लग जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं। भाई मार्केट में बिक रहा है महंगा, तो मैं क्या करता हूं, ब्लैक मार्केटिंग कर लेता हूं। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केट प्राइस से ज्यादा बेचना, मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेचना, उसे हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। इट इज अ मार्केट इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड एट प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने बोला 10 रुपए का ही बेचना है तुम्हें चावल 1 किलो। अब तुम्हें पता है वो चावल तो 50 रुपए में नॉर्मल आदमी को बिकता है, तो क्या करोगे, तुम वही चावल 50 रुपए में नॉर्मल आदमी को बेच रहे हो, मतलब ब्लैक मार्केटिंग है। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तुम उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहे हो। दूसरी बात आता है डुअल प्राइस पॉलिसी। अब डुअल प्राइस पॉलिसी का मैं तुम्हें एक देसी अंदाज से कंसेप्ट बताऊं। कई बार आप दो प्राइसेस सेट करते हो सेम कमोडिटी की। कैसे, जैसे फ्लाइट का टिकट है, आज करूंगा तुरंत कल के लिए, कल की फ्लाइट के लिए, तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन वही फ्लाइट वही एयरलाइन, बस डेट चेंज कर दूं, समय चेंज कर दूं, तो हो सकता है कि वो आपको और सस्ती मिले आगे की डेट्स का। हाँ या ना, इसे डुअल प्राइस पॉलिसी भी कहते हैं। और फिर आता है राशनिंग सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, जब आप सस्ता बेचने लगते हो ना, तो कई बार हर आदमी को चाहिए, ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो आप क्या कर सकते हो, राशनिंग सिस्टम से ये बोल सकते हो कि जो आदमी गरीब है उसके तुम क्या बना दो, राशन कार्ड बना दो, उसके तुम राशन कार्ड बना दो, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको तुम राशन कार्ड दे दो। वो ही लोग जाकर सस्ते में ये दाम खरीद पाएंगे, जिससे कि प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो, जो बेच रहा है उसको भी नुकसान ना हो कि यार मेरे को तो 50 रुपए मिल रहे थे, अब सरकार ने बोला 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है मुझे। लेकिन ये बेनिफिट क्या हो जाएगा उसको, कि जिसके पास राशन कार्ड होगा सिर्फ उसको सस्ते में देना पड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको तो महंगे में देना पड़ेगा। तो जो लोग राशन कार्ड यूज करते हैं वो, और जो लोग मार्केट से सामान लेके आते हैं, वो सामान सेम होता है, वो ऑलमोस्ट सामान सेम होता है। बस फर्क ये होता है कि भैया आप सस्ते में दे रहे हो उनको क्योंकि सरकार ने प्राइस फिक्स करी है, और कुछ चीजें आप उनको महंगे में देते हो क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन है कि भैया जिनके पास राशन कार्ड होगा सिर्फ उनको सस्ते में मिलेगा। ठीक है, ये कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो प्राइस फ्लोरिंग होता है। अब प्राइस फ्लोर क्या होता है, ध्यान से देखना, मतलब एमएसपी। भैया इस पे ना इतना ज्यादा मतलब लोचा हुआ था अभी फार्म बिल, और वो पंजाब में बहुत बड़े वो हुए थे, राइट्स हुए थे, बहुत दंगे हुए थे, वो एमएसपी की बात थी बेटा। आपने देखा होगा ना पंजाब में बहुत दिक्कत हुई थी, दिल्ली के अंदर वो रेड फोर्ट पे लोग आ गए थे और बहुत हंगामा हुआ था, बहुत टाइम तक चला है वो इसी के ऊपर, मतलब वन ऑफ द रीजन ये एमएसपी भी था। अब उसमें क्या था, ध्यान से देखना, price floor refers to the minimum price above the equilibrium price fixed by the government which the producer must be paid for their product। अब ध्यान से देखो क्या होता है, कई बार आपका प्रोडक्ट जो है इतना सस्ता हो जाता है कि मार्केट और डिमांड सप्लाई की वजह से आपका प्रोडक्ट इतना सस्ता हो जाता है कि जो बनाता है प्रोडक्ट उसको नुकसान हो जाता है। मान लो मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 10 रुपए किलो चावल मिल रहा है, 10 रुपए किलो चावल। अब एक इंसान, किसान आदमी देखो, मान लो उसने 3 महीने में उसने चावल उगाए, कितने, 1000 किलो चावल उगाए, 1000 किलो चावल उगाए, और 1 किलो पे उसको कितना मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। तो उस हिसाब से तो इसने मात्र 10,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए कमाए मात्र 3 महीने में। कितने महीने में, 3 मंथ्स में। अब 3 महीने में मात्र 10,000 रुपए कमाए, तो इंसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या, और उसमें लागत भी तो लगी होगी उसकी, और कितनी मेहनत करी होगी उसने, हाँ या ना। इस वजह से कई बार सरकार को आना पड़ता है बीच में, और वो ये बोलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोल रहा है, एक ऐसी चीज कि भैया यहां पे जो प्रोड्यूसर है ऐसे नुकसान में तो बनाना ही छोड़ देगा फिर, और मान लो देश में अगर कोई चावल गेहूं अगर बनाएगा ही नहीं तो इंसान खाएगा क्या। तो इस वजह से सरकार आती है और बोलती है सुनो, आप ना इसको अब 50 रुपए किलो में बेचोगे, ठीक है, 50 रुपए पर केजी पर बेचोगे इसको, 10 रुपए पर नहीं बेचोगे। क्यों,
कैसे? क्योंकि यहां पे इन्होंने एमएसपी सेट कर दिया है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है? पहली चीज कॉस्ट कंट्रोल, मार्केट स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन फॉर प्रोड्यूसर। अब देखो, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट सप्लायर एंड प्रोड्यूसर फॉर मार्केट वोलेबिलिटी, वोलेटिलिटी, ensuring they receive a fair price for their goods और सर्विस, कि उनके गुड्स और सर्विस के लिए उनको एक फेयर प्राइस मिले, उस चीज की यहां पे बात करी जाती है। उनको 10 रुपए फेयर प्राइस नहीं है, 50 रुपए फेयर प्राइस है। अब उसी गणित के हिसाब से मैं ये लगाऊं तो वो आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है 3 महीने के अंदर, जो कि स्टिल डिसेंट है, मतलब पहले वाले से तो बहुत अच्छा है, और इसमें इंसान जो है अपना खर्चा पानी वगैरह देख पाएगा। ठीक है, तो यहां पे इंसान देख सकता है। तो ये कुछ सेट करना चाहिए, ये कुछ सेट करना पड़ता है इनफैक्ट। ठीक है, यहां पे कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या है, ध्यान से देखो, प्राइस फ्लोरिंग एंश्योर्स दैट द प्राइस डू नॉट ड्रॉप बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बिलो ना ड्रॉप हो जाए, कि भाई इतना तो मिनिमम लागत ही लग जाती, 10 रुपए में आदमी कमाएगा ही क्या। प्रोटेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्पिंग बिजनेसमैन मेंटेन अ सस्टेनेबल ऑपरेशन, कि यार प्रॉफिट भी तो हो, सामने वाले को इतनी मेहनत कर रहा है तो, और इतने टाइम से बना रहा है तो उस चीज को इंश्योर करता है और ये प्राइस सेट करता है। क्लियर है, सरकार करती है इसके अंदर। अब इसके भी कुछ आपको भैया थोड़े बहुत पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। फटाक से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या बोल रही है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान से देखो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है, कई बार प्रोड्यूसर जो है, जो सेल करना चाहता है ना, वो सेलिंग हो नहीं पाती, इस वजह से वो मिनिमम प्राइस के भी बिलो पे उसको इलीगली सेल करना पड़ता है। मिनिमम प्राइस के बिलो पे उसको इलीगली सेल करना पड़ता है, क्योंकि उसको बेचना तो पड़ेगा ही ना एनी हाउ। और कई बार सरकार जो है वो ये देखती है कि यार इनसे कोई खरीद रहा नहीं है, और 10 रुपए पे इनसे खरीद रहा है सामान, महंगा कर देंगे तो भैया कोई खरीद नहीं रहा है, इनका तो बेचारों का सामान ही नहीं बिक रहा। एक काम करते, हम ही खरीद लेते हैं महंगी प्राइसेस से इन पे, हम ही महंगे प्राइसेस पे इन लोगों से खरीद लेते, जिससे इन लोगों को फायदा हो जाए और हमारा बफर स्टॉक बन जाए। बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार भी कुछ सामान का स्टॉक लेकर चलती है, और वो स्टॉक को इमरजेंसी कंडीशंस पे निकालती है या डिफरेंट कंडीशंस पे निकालती है। मान लो अचानक से कोई आपदा आ जाए, कोई फसल खराब हो जाए और इतना सामान बन ही नहीं पाया जितना बनना चाहिए था, और देश में लोग भूखे भी हैं, तो क्या करेंगे, सरकार ने ऐसा बफर स्टॉक बना रखा है जिसको वो रिलीज करेगी, बोलेगी चलो भैया हमने बचा के रखा था कुछ सामान, ये बांटो, चलो देश के अंदर फटाक से बांटो। ऐसी कंडीशन में आपका बफर स्टॉक काम आता है। ऑल्सो कई बार जब सामान कम बनता है देश में तो चीजें महंगी हो जाती हैं, तो उस चीज को बैलेंस ऑफ करने के लिए भी हम लोग बफर स्टॉक इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के बीच में डिफरेंस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, इट इंपोजेस it means imposition of upper limit on the price of a good by the government। गवर्नमेंट ने एक इंपोजिशन किया है कि भैया एक अपर लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर महंगा नहीं बेच सकते आप, इतने ही प्राइस पे बेचना है, क्यों, वरना गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, इनने इंपोजिशन किया है कोई लोअर लिमिट का, कि भैया इससे कम पे नहीं बेचना, इससे कम पे नहीं बेचना, इनसे कम पे आप खरीद नहीं सकते, क्यों, वरना प्रोड्यूसर को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो अब दोनों का, इस पे जो लेवल आपका जो सेट किया है, फिक्स किया है, वो लेवल लोअर है इक्विलिब्रियम प्राइस से। इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा थी, महंगा पड़ रहा था, गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए उसकी आपने इक्विलिब्रियम प्राइस से उसकी प्राइस क्या कर दी, कम कर दी, फिक्स कर दी। यहां पे क्या हो रहा है, इसका ऑपोजिट हो रहा है, भैया उसको उतनी प्राइसेस मिल नहीं रही थी तो आपने एक अपर लिमिट सेट कर दी। क्या कर दी, एक अपर लिमिट सेट कर दी जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी, जहां पे प्रोड्यूसर को फायदा ज्यादा मिलेगा। इसमें पर्पस देख लो, यहां पे क्या हो रहा है, भैया एसेंशियल कमोडिटी अफोर्डेबल प्राइसेस पे कॉमन आदमी को मिल जाए, ये इसका इंपैक्ट है। यहां पे क्या हो रहा है कि भैया कोई भी टाइप का प्रोडक्ट एक अच्छा खासा प्राइस में एक प्रोड्यूसर को मिल जाए, जिससे क्या हो, उसको फायदा हो। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर को, मोस्टली किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किए जाते हैं। इंपैक्ट क्या है बेटा, ये एक्सेस डिमांड को लीड करेगी, जिससे ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होगी आपके इसके अंदर, हाँ या ना। इसमें एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट या तो बफर स्टॉक बना लेगी, या तो भैया मिनिमम प्राइस के भी बिलो प्राइस में आपका जो प्रोड्यूसर है उसको सेल करेगा। क्लियर है, चलो जी, ये हमारा एंड ऑफ चैप्टर था। आई होप यू लाइक द वीडियो। हर उस बच्चे तक ये वीडियो शेयर करें जिसको ये चैप्टर ढंग से नहीं समझ आता,
और मेहनत करते रहे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे यहां पर होता है एंड। चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। हर उस बच्चे तक शेयर करो और खूब मेहनत करो। 80 में से 80 लाने की जर्नी आपकी चालू हो चुकी है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।